मोशन इन प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी थी, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलमोस्ट हमने आपको बता दिया था 3-4 चीजें। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, इस तरीके से। तो रेंज के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये इक्वल रेंज कवर करते हैं। ये चीज मैंने बताई थी लास्ट टाइम। आज जो हमको यहाँ पर सीखना है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसकी ये बताना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमको आज पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसी को इक्वेशन ऑफ पाथ भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, तो दोनों कॉम्बिनेशन के मोशन को हम क्या करते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालने हैं, तो वो इसका इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा। जैसे ये है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इससे प्रोजेक्ट किया गया और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाता है। तो हमने ये बताया था कि इसको रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा u sin थीटा। ये रिजोल्यूशन से पता पड़ता है, जब दो वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला u cos थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा होगा। ये x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। इधर कौन सी वेलोसिटी है, ये x कंपोनेंट की वेलोसिटी है, ये क्या है y एक्सिस में, तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी है। और इधर जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये x है, और इधर जो करेंगे सपोज दैट वो y है, ऐसा। तो हमने बताया था कि जो y एक्सिस है उसमें क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि y एक्सिस में जो मोशन होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। x एक्सिस में जो मोशन होता है वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ होता है। तो y एक्सिस के मोशन को और इधर x एक्सिस के मोशन को, दोनों के साथ हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो y जो होगा ये होगा u i इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये u i की डायरेक्शन होगी, ये भी y की डायरेक्शन होगी, और g की डायरेक्शन किधर होगी, जब से निकालते हैं तो y की डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो y अपवर्ड होगा, u i भी अपवर्ड होगा इनटू t, और g जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो इसको अपवर्ड करने के लिए मैंने बताया था आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये g इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, u i की वैल्यू रखेंगे तो u i क्या होगा, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस में जो x डिस्प्लेसमेंट होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम t। ये क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम t। कितना टाइम इसको किसी y डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लग रहा है, सपोज दैट ये y है, तो उतना इसको x डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगेगा, तब ये ओवरऑल पार्टिकल यहाँ कहीं आके पहुंचेगा इस तरीके से। तो पार्टिकल अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आता है, तो यहाँ आने का मतलब ये हुआ कि इतना x में चला और इतना कहाँ चला, y में चला। तो x और y का जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, x एक्सिस में जीरो एक्सेलरेशन है तो सीधे सीधे लोअर क्लासेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड टू टाइम, और ये जो होगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो x आएगा
ये हो जाएगा u cos थीटा। मैंने बताया आपको ux क्या होता है, u cos थीटा होगा, इंटू में क्या हो जाएगा, ये टाइम t हो जाएगा, ठीक है। इंटू में टाइम t होगा तो x इज इक्वल टू u cos थीटा। यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। और अगर इसको चेक करेंगे तो अब यहाँ से y की वैल्यू को निकालते हैं, ये u साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब t की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, t तो दोनों में इक्वल है, तो जहां जहां t है वहां पर हम क्या करेंगे, ये x अपॉन u cos थीटा रखेंगे, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा u साइन थीटा, और x t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और फिर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, x अपॉन u cos थीटा का फुल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से y आ जाएगा, y का अगर फॉर्मेट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा u, देखो ये u तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, समझ रहे हो ना, इसमें केवल x बचेगा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमने ओपन कर दिया, ये स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पूछा भी जाता है कि क्या होता है इसका इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इसका इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये होगा y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा, सॉरी एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको नोट करिए। इस इक्वेशन ऑफ पाथ को देखोगे तो ये वैल्यू जो आएगी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे यही तो आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और ये जो इक्वेशन ऑफ पाथ होता है ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, y और x के साथ ये रिलेशन है, और इस रिलेशन को देखेंगे तो ये पैराबोला की एक इक्वेशन है जो हमने बताया था, जो ग्राफ आपको पढ़ा रहे थे। एक इक्वेशन में बताया था ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी का क्या है, आप देखें तो उसी का कंपेरिजन है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का, ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसमें ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू को देखते हैं कंपेरिजन में, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसको हम कंपेयर कराते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये है ये है tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। अगर आप देखें इसे ध्यान से तो ये और ये इक्वेशन कंपेयर हो रही नहीं हो रही है, ये y है, ये समझ में आ रहा है कि ये y है। आप देखेंगे तो ये a है, तो ये भी क्या है, इतना a है, अरे a इंटू एक्स tan थीटा इंटू एक्स, ये b है, तो यहाँ b के जगह पर इतनी ये चीज है,
तो आप देख रहे हैं ये भी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax माइनस bx का स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर है ना, तो ये इक्वेशन भी क्या है, जिस नेचर का ये पैराबोला होगा उसी नेचर का पैराबोला ये भी होगा। तो हमने बताया था इस नेचर का जो ग्राफ आता है, जब y और x में ग्राफ खींचा था, तो हमने कहा था कि ऐसा ग्राफ जो होता है वो ऐसे आता है, इस तरीके से। तो आप देखते हैं इसका भी ग्राफ तो ऐसे ही आया था, अभी जो मैं बता रहा था। तो ऐसा क्यों बना रहा था, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, वो इसी को फॉलो करता है। क्लियर? अब जैसे अगर हम क्या करते हैं कि इसको बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे कि इसका जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो क्या है, आगे हम लिख सकते हैं x को, या वैसे लिखेंगे tan थीटा इंटू एक्स, या x tan थीटा माइनस में क्या हो जाएगा gx स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इनमें से अगर हम क्या कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन आपको लिखने और कंपेयर करके, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछें, कभी एंगल पूछें, कभी इनिशियल वेलोसिटी पूछें, तो सारी चीजें बता सकते हो आप, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, तो हमने बताया तो लगभग हर पॉइंट पे है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो जब हमने बताया था कि मैक्सिमम, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जैसे ये u है, तो इधर एक क्या होगा, u का x कंपोनेंट होगा, उसको हम ui कैप कहेंगे, और इधर जो होगा u का y कंपोनेंट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके से u का जो y कंपोनेंट होगा वेक्टर फॉर्म में अगर उसको देखेंगे तो ये ui इंटू j कैप कहेंगे। मतलब अगर इसको देखें तो ये ux जो होगा ये क्या होगा, u cos थीटा इंटू आई कैप, और ये क्या होगा u sin थीटा इंटू जे कैप। तो ये u sin थीटा रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू जे कैप। जे कैप ये बता रहा है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये x में आई कैप बता रहा है कि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। ऐसे हर पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे आओगे तो मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सपोज दैट यहाँ पर ये vy है तो ये जीरो हो जाएगी, और x कंपोनेंट केवल बचेगा vx, और मैंने बताया कि vx कभी चेंज होगा नहीं, तो ये अगेन क्या होगा ux cos थीटा इंटू आई कैप, ये बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर यहाँ आते हैं तो सपोज दैट हम कोई और वेलोसिटी लेंगे, तो यहाँ भी ये नेट वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, जैसे मान लेते हैं b डैश है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। अब इस टेंजेंट में इसका जो y कंपोनेंट होगा अब की बार वो डाउनवर्ड है, और इसका x कंपोनेंट अभी भी जैसे था, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर ही आएगी, बस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी। ये ux हमेशा आई कैप में वही रहेगी जो है, समझ पा रहे हो ना। अगर इसको हम u डैश कह देते हैं, u डैश x u डैश y, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब की बार जो b डैश y है ये माइनस ऑफ j कैप की डायरेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये अभी भी b डैश x जो है ये अभी भी आई कैप के फॉर्मेट में होगी। ऐसे जब ये स्ट्राइक करेगा तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, मैंने बताया था कि जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया गया उसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से ये स्ट्राइक भी करता है, बस इसकी डायरेक्शन क्या होती है पहले वाले से अलग होती है। तो ये u डायरेक्शन है, तो हमने कहा था कि अगर इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये तो u cos थीटा तो अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमने कहा था ये जो थीटा आता है, ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल होते हैं, बस यहाँ इसको हम थीटा डैश कह रहे हैं, तो ये माइनस ऑफ थीटा होगा। एंगल थोड़ा क्या होता है, यहाँ पर एंगल ऐसे लेते हैं और यहाँ पर एंगल इस सेंस में लेते हैं। ये अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ क्लॉकवाइज में आ जाता है, इस वजह से इसको माइनस ऑफ थीटा कहते हैं। तो वेलोसिटी का ये जो ui कंपोनेंट है यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा माइनस u साइन थीटा इंटू में जे कैप। तो ये माइनस ऑफ जे कैप बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, और u साइन थीटा बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। तो हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
बता सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है, ठीक है। तो हमने बाकी फार्मूले आपको बताए दिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है, उसमें रिलेशन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और रिलेटिव मोशन। देखिए, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हो गई चीजें। इसके बाद एक नया टॉपिक है जो आपके वहाँ इसी मोशन इन प्लेन में है, और इसकी एक लिमिटेशन है कि लिमिट भर है तो उतना ही बताएंगे अभी। बाकी तो सर्कुलर मोशन पूरा बहुत डिटेल में है, लेकिन आपके वहाँ जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो पहले हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। जो सर्कुलर मोशन है, मोशन इन सर्कल जिसको हम बोलते हैं, ये दो तरीके का होगा। एक यूसीएम होगा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है एट द एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द सर्कल, वो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगी, सॉरी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यहाँ स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ध्यान रखना है, स्पीड कांस्टेंट होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक समान, एक जैसा। तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन है जहां पर स्पीड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा, वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि ये सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे जो इसका स्पीड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है along द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये होगी, इस पॉइंट पे ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगी। हर जगह एट एवरी पॉइंट एक टेंजेंट बताएगा किसकी डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, हर जगह क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आगे मोशन वर्टिकल सर्कल, ये सब वर्क फॉर एनर्जी में आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, जैसे ये इस तरीके से मोशन कर रहा है सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल ऐसा, तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, तो इस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी अलग है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो मॉड है वो v1 का वो इक्वल होगा v2 के, वो इक्वल नहीं होगा, या v3 आपस में, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन तो अलग है ही है। यहाँ पर भी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कभी कभी आपको कहा जाता है ऐसा स्टेटमेंट कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, वो नंबर, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं आप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी दोनों में चेंज होती है, तो फिर इसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं। यहाँ पर जो यूनिफॉर्मिटी है वो सिर्फ और केवल सिर्फ किसमें है, स्पीड में है, या आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में। क्लियर है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। फिर इसको हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर आप बोले कि वेलोसिटी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। तो जब हम लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में, तो हमने आपको कुछ लीनियर पैरामीटर बताए थे, जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब बातें हमने करी थी। तो वो जो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर थे, वैसे सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर पैरामीटर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती हैं, जैसे एक लीनियर पैरामीटर होता है और एक क्या होता है, एंगुलर पैरामीटर। तो जो लीनियर पैरामीटर होता है किसका, काइनेमेटिक्स का, उसमें सबसे पहले आपने डिस्टेंस पढ़ी होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, यहां पे स्पीड भी बताई थी, और एक्सेलरेशन पढ़ा था। इन सब को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और इसको लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे ए था, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, बी थी, ये लीनियर वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट था, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे जो एंगुलर पैरामीटर होते हैं, इनको भी थोड़ा सा यहीं पर समझते करते हैं। एंगल के बारे में हालांकि मैंने बताया था कि छोटा एंगल होता है, स्मॉल एंगल डी थीटा, ये, और ये आर्क है, तो ये ऑलमोस्ट जो होता है आर डी थीटा, ये इस आर्क की लेंथ को बताएगा। या अगर इस आर्क की लेंथ ये हमको पता हो, तो हम क्या कहते हैं कि जो रेडियस होगी और ये जो आर्क की लेंथ होगी अपॉन रेडियस, ये डी थीटा के इक्वल होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये स्मॉल एंगल इस वजह से आता है कि अगर आप ध्यान से देखें कि इस एंगल को बहुत छोटा कर दें, इसको क्या लिख दें, डी थीटा, तो ये लगभग बेटा स्ट्रेट हो जाएगा। ये नहीं, जैसे अगर किसी सर्कुलर आर्क को हम बड़ा सा आर्क लें, ये एक बड़ी सर्कल बनाते, अब इसके एक बहुत छोटे से सेंटर से बहुत छोटे पॉइंट को मिलाएंगे, ये, तो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगेगा आपको, नहीं लग रहा है? अगर बड़ी सर्कल होगी और बहुत छोटा एंगल काटेंगे तो हमको क्या लगेगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर करिए, अगर ये एंगल, ये यहाँ से रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये आर्क अगर कुछ भी हो तो बहुत छोटा आर्क होगा, लगभग स्ट्रेट होगा, और आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लगेगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan डी थीटा हो जाएगा। और जब थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा जो होता है ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, तो थीटा के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये आर्क अपॉन ये रेडियस ये हो जाएगा, या आर्क जो हो जाएगा ये थीटा इंटू आर हो जाएगा, या डी थीटा इंटू आर, या आर डी थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। और यही ऑलमोस्ट क्या हो जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, और इसमें क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है कि आर जो आर्क होगा, या इसी को हम dx लिख देते हैं, तो ये जो dx लेंथ होगी ये हो जाएगी r टाइम्स डी थीटा के, ये इसके साथ इसका मोमेंट होता है, तो ये r dx हो जाएगा, क्लियर है। और ये भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्मॉल एंगल। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर जो डी थीटा है या जो थीटा है, इसी को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था और यहाँ एंगल में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां हम क्या बोलते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको मिटा दे रहे हैं लीनियर पैरामीटर को, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, यह इसको लिखा है रहने दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी को कंपेयर भी करना है ना, और लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हमने x से कहा तो वहां पर डी थीटा या थीटा से, इसको हमने b से कहा और इसको हमने a से एक्सेलरेशन बोला।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये चीज निकल आई तो यहाँ एक टर्म होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने सीखा ये होता है, और इसके बारे में खूब अच्छे से बताया था आर्क अपॉन रेडियस क्यों होता है, ये जब हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां से यूनिट भी बताई थी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताते हैं क्या होता है, डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये दोनों पैरामीटर दे दें आपको, इसे नोट करिए फिर आगे बताते हैं जल्दी से। तो जितने भी एंगुलर पैरामीटर होते हैं ये एक्सियल वेक्टर होते हैं, ये इसके लीनियर वेक्टर के मोमेंट से आते हैं। जैसे हमने कहा कि ये मोमेंट कब ले रहा होगा, जब ये सर्कल में ऐसे सेंस ऑफ रोटेशन होगा इसका, तो ये इसके साथ इसका मूवमेंट होगा इस आर क्रॉस dx के साथ, तब इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा वो इस तरीके से होगा। अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो हम आर क्रॉस एफ को देखेंगे तो आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी ऐसे, और dx की इधर होगी, तो आर और dx को क्रॉस करेंगे तो ये इधर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब हम ये जानते हैं यहां से कि लीनियर और एंगुलर पैरामीटर को हम कोरिलेट करते चलते हैं, ये लीनियर है और ये एंगुलर। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया dx, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बताया d थीटा, और दोनों में जब रिलेशन निकाला था तो हमने ये बताया कि जो d थीटा है ये होता है r क्रॉस dx, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये dx जो है ये मैंने बताया आपको r इंटू डी थीटा ऐसा। अब अगर हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा पैरामीटर निकालते हैं, जैसे ये लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो लीनियर वेलोसिटी को हम क्या करेंगे p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक टर्म होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये भी इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा जो होता है ये क्या होता है, जैसे ये होता था v जो होता था ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx ओवर dt हुआ करता था। तो ये dx ओवर dt होता है, तो ये क्या होता है d थीटा ओवर dt। वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये रिलेशन आ जाता है किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं इस एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा को डी थीटा बाई डी सॉरी वेलोसिटी को ये लिखते हैं। एक तीसरा टर्म होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा क्या होता है, ये होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जैसे यहाँ होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते थे, dv ओवर dt। यहाँ हमने एक्सेलरेशन के लिए और बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, ये बताया था d2x अपॉन dt स्क्वायर, या हमने ये बताया था कि b dv अपॉन dx। तो वही चीज यहाँ भी होती है, अल्फा को हम ये भी लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, या इसी अल्फा को हम और क्या लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा ऐसा। तो जो जो वहाँ होता है वो यहाँ भी होता है। अब जैसे यहाँ हम एक्सेलरेशन के लिए पूरा काइनेमेटिक्स में ये बताए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, वो चीज़ यहाँ भी वर्क करती है। अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें, जीरो एक्सेलरेशन की बात करें और वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें, नोट करिए।
अब इसके बाद हमने ये बताया था कि वहां पर एक्सेलरेशन से मोशन को डिवाइड करा था कि मोशन का नेचर क्या होगा। तो वहाँ लीनियर के बारे में बात कर रहा था, यहाँ एंगुलर के बारे में बात करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से पता पड़ेगा कि मोशन का नेचर कैसा होगा, मतलब अल्फा क्या है उसके हिसाब से मोशन को हम 3 कैटेगरी में करते हैं। तो वहाँ ए क्या था, इस तरीके से मोशन को डिवाइड करते थे 3 कैटेगरी में। यहाँ अल्फा के बिहाफ पे मोशन को डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी? एक तो ऐसा होगा जिसमें अल्फा क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये अल्फा एक तो 0 होगा। एक में ये अल्फा कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। और एक में ये अल्फा वेरिएबल फंक्शन होगा, ये वेरिएबल होगा। ठीक है। अब जैसे पहले वाले केस में हमने कहा था, बिल्कुल आपको लोअर क्लासेस वाला फार्मूला लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वही बचपन वाला फार्मूला लगेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन 0। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो वहां इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते थे, याद है ना। तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन कौन सा? जैसे वहां लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी। वहां ए होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, इनकी जगह पर अल्फा हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। जैसे लीनियर में यूज करते थे, यहाँ एंगुलर में यूज करेंगे। जैसे वहां क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। वहां 2as होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट होंगे, तो ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। वहां क्या होता था, वहां होता था ये आपका जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी वो होती थी y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, या s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, ut का मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इस तरीके से। वहां nth डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब nth सेकंड के लिए, लास्ट सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था u प्लस हाफ 2n माइनस 1, ये होता था हाफ a 2n माइनस 1। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1, ये हो जाएगा लास्ट सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जब वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन, तो फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना है कि क्या हो जाएगा, अल्फा आएगा किससे, अल्फा को आप डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे थे आपस में एक दूसरे से। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जो ओमेगा होगा वो डी थीटा अपॉन डी टी होगा, और जो अल्फा होगा वो d2 थीटा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम dt स्क्वायर, या इसी को हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt, ऐसा। या इसी को हम अल्फा को ये भी बताया था कि ओमेगा d ओमेगा अपॉन d थीटा, इसके रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं ये। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, और उसमें हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी
सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है, या आपसे कहे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये, तो ये सब कर देंगे। ये सब यहाँ पर हम इस वजह से बता दे रहे हैं कि रोटेशन में दोबारा नहीं बताएंगे, समझ रहे हो ना। तो अभी अच्छे से आप एक बार कर लेंगे तो ध्यान रहेगा। तो ये हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, जहां पर ओमेगा क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सारे नोटेशन। ओमेगा जो है ये क्या है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये ठीक है। नोट कर लो इसको। तो ये सारे एंगुलर पैरामीटर हो गए। जैसे अभी हमने बताया कि जो dx होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये होता है r d थीटा। और अगर हम टाइम से इसको दोनों को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। r तो फिक्स है, रेडियस होती है r की, कांस्टेंट है, ये d थीटा अपॉन dt हो जाएगा। और इसको हमने क्या बताया, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होता है r, और ये सॉरी लीनियर वेलोसिटी v, और ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ से किस दो में रिलेशन आ जाएगा, किसमें किसमें, ये रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी। तो कभी आपसे ओमेगा पूछे तो ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, या v पूछे तो ओमेगा आर। तो इससे क्या हो सकता है कि हम किस में आ सकते हैं, एक लीनियर पैरामीटर से एंगुलर पैरामीटर में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे हमने कहा v जो है ये r ओमेगा है, या हम ये लिख सकते हैं कि शॉर्ट चेन के लिए dv होगा r d ओमेगा होगा। और अगर इसको हम क्या करते हैं, dv अपॉन dt करते हैं, तो ये r नीचे दिख रहा है, dv अपॉन dt करते हैं तो dv अपॉन dt जो हो जाएगा, ये हो जाएगा r d ओमेगा अपॉन dt। तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा r इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम इसमें रिलेशन निकाल दिए, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ये दो फॉर्मूले और आपको मालूम होने चाहिए बस। तो ये ओवरऑल हो गया, बस केवल यूसीएम बताना है, नेक्स्ट से खत्म हो जाएगा।